अफसोस की बात कि माधुरी पूरे दिन पानी और भोजन के बिना जंजीरों में जकड़ी रहती है। जंजीरों से उसके हाथों पर निशान पड़ गए थे। प्यास प्यास वो इसे जोर से कह सके ये भी उसके लिए मुश्किल था। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। सुलोचना ने देखा, अरे स्वप्ना, वो माधुरी प्यास से चिल्ला रही है और चिल्ला चिल्ला कर अगर वो मर जाती है तो ये हमारे लिए एक अनावश्यक सिरदर्द होगा, क्योंकि इल्जाम हम पर आएगा। उसे पीने के लिए थोड़ा पानी तो दे देती तुम। नहीं माँ, वो सिर्फ नाटक कर रही है, वो नहीं मरेगी, उसके बारे में मत सोचो। मुझे तो उससे नफरत महसूस होती है। क्या आप उसकी माँ ने आपके साथ जो विश्वासघात किया है उसे भूल गई हैं? अरे बुद्धू लड़की, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं इसे अपने अनुभव से कह रही हूँ। मैंने तुमसे 100 गुना ज्यादा जिंदगी जी है। अगर वो एक ही बार में मर जाती है तो हमारा गुस्सा कैसे दूर होगा? हमारा गुस्सा तब दूर होगा ना जब उसे हर दिन हमारे हाथों तिल तिल कर मरना होगा। तुम्हें ये बात नहीं समझ आती है क्या? हाँ, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। और ये बात याद रखो, इस संपत्ति का आधा हिस्सा उसकी माँ का भी है, और अब क्योंकि वो वहां नहीं है इसीलिए वो हिस्सा उसकी बेटी का है। इसीलिए उसे 18 साल की उम्र तक जिंदा रहना चाहिए। एक बार जब वो 18 साल की हो जाती है तो हम उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं और इस संपत्ति को हमारे नाम करवा सकते हैं। यदि वो तुम्हारे जुल्मों के चलते मर गई फिर संपत्ति एक अनाथालय में चली जाएगी और हमें मिलेगा ठिंगट्टा। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। स्वप्ना की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी माँ जो कह रही थी उसे सुनकर वो हैरान रह गई। माँ, आप उसके साथ जैसे पेश आती हैं, लगता है कि आप बहुत उदार दिल की हैं, लेकिन आप ऐसी है नहीं। आप तो बहुत चालाक हैं। तो तुमको क्या लगता है? हमें मासूम ही दिखना चाहिए बेटी, तभी लोग विश्वास करेंगे जो हम आने वाले सालों में उनसे कहेंगे। मेरे अनुभव के आगे तुम एक अंडे से अभी अभी निकला चूजा हो। तुमको अभी मुझसे बहुत कुछ सीखना है। माँ, मुझे लगता है कि किसी जन्म में आप शूर्पणखा की बड़ी बहन के रूप में जन्मे थे, इसीलिए आपके अंदर इतनी कठोर वाली चंटबाजी है। मैंने इतने सालों तक सोचा कि आप एकदम गूंगी हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं समझा था कि उस गूंगे मस्तिष्क में इतनी चालाकी छिपी हुई है। इतने सालों मुझे लगता रहा कि मेरे जैसा जुल्मी इस पृथ्वी पर और कोई नहीं, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे बारे में जान गई हूँ तो मैं समझती हूँ कि मैं तो तुम्हारी चौथाई भी नहीं। पागल लड़की, तुम जैसे लोग जल्दी समझ लिए जा सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोगों को समझना इतना आसान नहीं है। एक पूरा जन्म लगे दे तब भी लोग मेरे जैसे लोगों के इरादे नहीं भाप सकेंगे। हाँ। स्वप्ना को जैसे कुछ शक हुआ। ये सही है माँ, लेकिन क्या वो इनमें से कोई भी बात जानती है? उसका चेहरा देखकर लगता है क्या वो घर पर एक नौकरानी के रूप में काम करने के अलावा कुछ नहीं जानती? फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए, हम उसे कम ना समझे। इसीलिए मैंने उसे इन 4 दीवारों के बीच ही रखा है, बाहर जाने और दुनिया की समझदारी समझे बिना। ऐसा करने से मुझे कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर भी है कि पड़ोसियों को हम पर शक हो सकता है और वो हमारे बारे में बात कर सकते हैं। इसीलिए अब तुमको उस पर समय समय पर नजर रखना होगा। बाहर जाएगी तो कब और किससे बात करती है, ये अब तुम्हें देखना होगा। माँ, मुझे शक है हम उसे इतना सता रहे हैं, क्या वो उन सभी बातों को भूल जाएगी और इस संपत्ति को हमारे नाम कर देगी? ऐसा हो सकता है क्या? यही तो कारण है कि कभी कभी मैं उसके साथ प्यार से भी पेश आती हूँ। तुम उसे तड़पाती हो, डराती हो, मैं इस पर प्यार का मलहम लगाती हूँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठीक है माँ। अच्छा, एक और बात बताइए। इतना कहकर वो कुछ और पूछने वाली थी। अब अपनी फालतू की बातें पूछना बंद करो। अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे जबकि वो वहां चिल्ला रही है कि वो प्यासी है, तो जो थोड़ी बहुत जान उसमें बची है वो भी चली जाएगी। सुलोचना ने एक ग्लास में ठंडा पानी लिया और माधुरी के पास गई। बेटी माधुरी, ये क्या मूर्खता है जो वो तुम्हारे साथ कर रही थी। उसने तुम जैसी एक अच्छी बच्ची को जंजीरों में बांध रखा है। लो, ये पानी ले लो और पियो। वो माधुरी को अपने हाथों से ताजा पानी पिलाती है। तुम यहीं रहो, मैं जाकर उसकी खबर लेती हूँ अभी।
माँ, बड़ी बहन को कुछ नहीं कहना, नहीं तो जब आप चली जाएंगी तो वो मुझे पीटेगी। ठीक है माधुरी, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं शहर गई थी बेटा, तुम्हारे लिए देखो कैंडीज लाई हूँ, लो अपना मुंह मीठा कर लो। वो अपने हाथ से माधुरी की जंजीरों को खोल देती है और लाई हुई कैंडीज माधुरी को देती है और उस पर जबरदस्ती का प्यार दिखाती है। इन सारी हरकतों को नोटिस करते हुए स्वप्ना, आप कोई साधारण अभिनेत्री नहीं है माँ, आप अपने अभिनय के साथ उसे अपने जाल में फंसा रही हैं, वो सोचती है। एक दिन जब माधुरी घर पर काम कर रही थी, मुझे उस पर जुल्म किए हुए 2 दिन हो गए हैं, आज तो इसे चीखते चिल्लाते देखना ही चाहिए। ये सोचकर वो जलती हुई लपटें लेकर आई और उन्हें माधुरी की पीठ पर डाल दिया। माधुरी ये सहन नहीं कर सकी और जोर से रो पड़ी। स्वप्ना गुस्से में, मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि शोर मत करो। जैसे ही माधुरी उसकी धमकी सुनती है, वो अपनी हथेली को अपने मुंह पर रख लेती है और गहरी सांसें लेती है। यही डर होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि भगवान से मरने की प्रार्थना करोगी। खबरदार। स्वप्ना माधुरी को चेतावनी देती है और वहां से चली जाती है। माधुरी रोती रहती है और जले हुए हिस्से पर बरनौल लगाती है। शिवा और सावित्री एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे से घर वालों की रजामंदी के बगैर ही शादी कर ली थी और खुशी खुशी रहने लगे थे। कुछ सालों बाद उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने रखा सिरी। 14 साल बीत गए हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, एक दुर्घटना में शिव की मृत्यु हो गई। ऐसा होने से सावित्री और सिरी अकेली पड़ गई और अनाथ हो गई। रिश्तेदारों ने आश्रय देने की बजाय उनसे जबरदस्ती संपत्ति हड़प ली और उन्हें घर से बाहर धकेल दिया। तब सिरी रोते हुए, माँ, ये क्या हो गया? ऐसा क्यों किया भगवान ने? हमारे लिए इतनी सारी अड़चनें क्यों आ गई? कहाँ जाए अब? उसने उदास होकर पूछा। सावित्री को समझ नहीं आया कि उससे क्या कहे। घबराओ मत सिरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसने उसे सांत्वना दी। वे घर से बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद, माँ, मैं भूखी हूँ माँ, और बहुत थक गई हूँ। अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं बेहोश हो जाऊंगी, कुछ दे दो ना। उसने कहा तो सावित्री ने उसकी हालत को समझते हुए कहा, जरा थोड़ी देर रुक जाओ बिटिया, थोड़ा आगे चलते हैं, फिर मैं किसी से खाना मांग कर दूंगी तुम्हें। इस तरह वे कुछ दूरी तक चली गई। वहां उन्होंने एक होटल देखा। फिर सावित्री ने सिरी को रोककर प्यार से कहा, सिरी, तुम यहाँ बैठो, मैं उस होटल में जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, कैसे खरीदोगी? मैं लाती हूँ, तुम यहीं रुको। फिर वो उस होटल के मालिक के पास गई। बाबूजी, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं, मेरी बेटी भूखी है, बस उसे कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा, इतना काफी होगा। जो कर्मचारी पहले से यहाँ काम कर रहे थे, उनके पास भी अब कोई काम नहीं है। मेरे पास नहीं है कोई भी काम वाम। जाओ, चली जाओ यहाँ से। उसने उसे वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। ये सुनकर सावित्री उदास हो गई। वो सिरी के पास पहुंची और रोने लगी। तब सिरी, आपको खाना नहीं मिला ना माँ? उसने ऐसे पूछा तो उदास सावित्री जोर जोर से रोने लगी। तब सिरी ने उससे प्यार से कहा, माँ, तुम उदास क्यों हो? मुझे अब भूख नहीं लग रही है, तुम रो मत। उसने कहा ही था कि इस बीच एक व्यक्ति उनके पास आया। मैंने तुमको कुछ समय पहले होटल में देखा था, काम की जरूरत है क्या? हाँ, मैं कोई भी काम कर लूंगी। कहाँ जाना है? एक बड़े घर में नौकरानी की जरूरत है, अगर करना चाहती हो तो बता दूं। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, ले चलिए मुझे वहाँ। उसके हाँ कहने पर वो आदमी उसे एक बड़े घर में ले गया। घर की मालकिन है शकुंतला। उसके पास पैसा खूब है, लेकिन शिष्टता बिल्कुल नहीं। वो गरीब लोगों को नीची निगाह से देखती थी। वो उसे उस घर में ले गया और मालकिन से मिलवाया। फिर शकुंतला उस आदमी से बोली, ठीक है, मैं बात कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। जी अच्छा मैडम। वो चला गया। फिर सावित्री से शकुंतला बोली, तुम दोनों के नाम क्या हैं? उसने पूछा तो सावित्री ने थोड़ा आगे बढ़कर नाम बताना चाहा। अरे, दूरी बनाए रखो, मेरे पास आकर मत बात करो, दूर ही खड़ी रहो दोनों। पास क्यों आ रही हो?
उसने उनसे अछूतों की तरह बर्ताव किया। सावित्री कुछ नहीं कह सकी और अपने नाम बताए। ठीक है, तुम दोनों उस बाहर वाले कमरे में रह सकती हो, वो भी हमारे ही घर का हिस्सा है, हमने इसे नौकरों के लिए बनाया है। तुम वहाँ रह सकती हो, उस कमरे में जरूरत की सारी चीजें हैं। सुबह आकर घर की सारी सफाई करो और सबसे जरूरी बात, मेरी अनुमति के बिना अंदर मत कदम रखना। बात समझ में आ गई? ठीक है मेम साहब। उसके ऐसा कहने पर शकुंतला ने उसे कुछ एडवांस पैसे दिए। उसने ले लिए और दोनों उस कमरे में गए। अचानक सावित्री को याद आया कि सिरी भूखी है। उसने खाना बनाया और सिरी को खिलाने लगी। माँ, वो हमारे साथ अछूतों जैसा व्यवहार क्यों कर रही थी? अमीर लोग ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। जो भी हो, उसने रहने के लिए कमरा और काम दे दिया, है ना? माँ, फिर अब मैं स्कूल कैसे जा पाऊंगी? कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें अच्छे स्कूल में भर्ती करा दूंगी, फिक्र मत करो, उसने कहा। कुछ दिन बीत गए हैं। एक दिन सिरी खेल रही थी। शकुंतला ने उसे बुलाया। सिरी उसके पास गई। बताइए मेम साहब। दुकान जाओ और इस लिस्ट में लिखा सामान ले आओ। सीधे घर में मत घुसाना, मुझे बाहर से बुलाना, मैं आ जाऊंगी। उसने उसे एक लिस्ट और पैसा दिया। वो उसे ले गई और किराने का सामान ले आई। सामान लेकर आते आते सिरी को शकुंतला की दी हुई चेतावनी याद नहीं रही। उसके बारे में भूल गई और सीधे बेडरूम में चली गई। वहाँ शकुंतला अपने बेटे के साथ खेल रही थी। अचानक उसने सिरी को आते देखा और उसे बहुत गुस्सा आया। अरे लड़की, मैंने तुमसे कहा था ना कि सीधे अंदर मत आना, फिर से तुम अंदर कैसे आ गई? निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। उसने उसे एक थप्पड़ मार दिया। सिरी रोने लग गई और अपनी माँ के पास गई और उसे बताया कि क्या हो गया। उनके घर के अंदर अब कभी मत जाना बिटिया। पता नहीं शकुंतला इंसानों को इंसानों की तरह कब देखना सीखेगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन शकुंतला काम पर जा रही थी। उसने सिरी को फिर बुलाया। मैं बाहर जा रही हूँ, बेटा अंदर खेल रहा है, अंदर मत जाना, लेकिन बाहर से पहरा देना। अगर बच्चे को छुआ तो तेरी खाल खींच लूंगी। ये कहकर वो चली गई। बाहर खड़ी होकर वो बच्चे की रखवाली कर रही थी। बच्चा खिलौने के साथ अंदर खेल रहा था। इसी बीच एक बड़ा सांप कहीं से आ गया। सांप हॉल में घुस गया और बच्चे को काट लिया। बच्चा जोर से चिल्लाया। सिरी उस सांप को देखकर घबरा गई। अपनी माँ के पास दौड़ी और उसे बताया। दोनों घर के अंदर गए और बच्चे को उठाकर अस्पताल ले गए। थोड़ी देर बाद घर पर शकुंतला आई और देखा कि घर पर कोई नहीं है और बेहद डर गई। हे भगवान, मुझे लगता है कि इन दोनों ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है। क्या करूं? उसे शक हुआ और वो परेशान होकर बाहर आई। इस बीच पड़ोसी ने उसे बताया कि वे बच्चे को अस्पताल ले गई हैं। जब पड़ोसी ने अस्पताल कहा तो वो घबराई हुई अस्पताल जाने लगी। वो वहां पहुंची तो पता चला कि क्या हुआ था और डर गई। फिर डॉक्टर ने बताया, इन दोनों ने आपके बेटे को जीवन दान दिया है। 2 मिनट की भी देर हो जाती तो आपके बेटे की मृत्यु हो सकती थी। डॉक्टर के ऐसा कहने पर शकुंतला को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों से बहुत बुरी तरह पेश आ रही थी। उसने उन्हें उसे क्षमा करने के लिए कहा। उस दिन से वो अपने घर के सदस्यों की तरह उनकी देखभाल करने लगी।